नमस्कार, रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ड्रग माफियाओं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के दरमियान रिश्तों की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज फिर से एक्टिव हो गई है। आज मुंबई में एनसीबी ने ताबड़तोड़ कई छापेमारी की। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के ठिकानों पर एनसीबी ने छापेमारी की, उनके ठिकानों को खंगाला गया। इसी दौरान भारती सिंह के एक फ्लैट से एनसीबी अफसरों को नशीले पदार्थ मिल गए। सूत्रों के मुताबिक ये गांजा है। इसके बाद एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति लेखक हर्ष लिम्बाचिया को नोटिस भेजा। तुरंत हाजिर होने के लिए कहा गया। समन मिलने के बाद दोनों एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। कई घंटे पूछताछ हुई तो फिर भारती सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भारती सिंह को देना पड़ा है कि आखिर ये जो ड्रग्स उनके घर के भीतर से बरामद हुई है, ये कहां से आया। कौन कौन से ड्रग पैडलर हैं जिनको जानती हैं हर्ष और भारती सिंह। इसके अलावा सवाल ये भी किया गया कि क्या आप दोनों लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर दोनों में से, यानी कि पति पत्नी में से कोई एक लेता है। इसके अलावा गांजे के अलावा भी क्या किसी दूसरे ड्रग्स का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब भारती सिंह और उनके पति को देना पड़ा है। भारती की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हर्ष से अभी भी चल रही है पूछताछ। ये रिपोर्ट देखिए। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह, नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान तैर जाए। स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी ही लोटपोट करने की गारंटी है। कोई बात नहीं, चाय पियेंगे ना दही पिघल जाएगी। ये 3 है, ये नहीं 4 है। 4 है, ये नहीं कुछ भी नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी में खुद पर हंसकर, कभी मिमिक्री करके 5 है, ये नहीं कुछ भी नहीं है। कहने तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तेरी कभी दूसरों की हरकतों पर टांग खींचकर वो हंसाती हैं, गुदगुदाती। मेरी कौम की बहन तेरी कौम। भारती सिंह स्क्रीन पर जो भी करती हैं, वो सब कॉमेडी का स्टाइल आइकॉन बन जाता है। दुनिया भारती की इस स्टाइल की दीवानी है। लेकिन हंसी का एटम बम कही जाने वाली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गईं। ड्रग्स मामले में एनसीबी का शिकंजा कस गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स ने खारदांडा नामक इलाके में आज रेड की, जिसके बाद एक 21 साल के ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया, जिसके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुए। इसी पेडलर से पूछताछ के दौरान भारती सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद एनसीबी के अफसरों ने भारती सिंह के घर और उनके प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर में रेड की। भारती के घर से गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद भारती और उनके पति हर्ष को तुरंत ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने के लिए कहा गया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया। पूछताछ के दौरान हर्ष और भारती ने ये कबूला कि वो गांजे का सेवन करते थे। उनसे सारी जानकारी ली गई कि वो किस पेडलर से लिया करते थे, किससे ड्रग्स मुहैया किया करा करते थे और कब कब उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। जिसके बाद भारती को अरेस्ट कर लिया गया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ड्रग रैकेट में बुरी तरह फंस गए हैं। उनके घर से एनसीबी ने गांजा बरामद किया है। एनसीबी की टीम ने मुंबई के वर्सोवा, लोखंडवाला और 4 बंगला में भारती सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की। इसी दौरान वर्सोवा के फ्लैट से एनसीबी की टीम ने नशीला पदार्थ बरामद किया। इस बरामदगी के बाद एनसीबी ने पति और पत्नी को समन भेजा। भाई पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं भाई, पूछताछ के लिए लाए हैं। आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने ड्रग्स अरे नहीं, किसने आपको पूछते हैं पहले? भारती, तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से आखिर? मामला गंभीर है, क्योंकि नशीले पदार्थ की बात किसी मोबाइल चैट से सामने नहीं आई है, बल्कि उसे भारती सिंह के ठिकानों से बरामद किया गया है। यही वजह है कि एनसीबी को फैसला लेने में जरा भी वक्त नहीं लगा। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ही दोनों पर शिकंजा कस गया। दरअसल कॉमेडी क्वीन पर एनसीबी ने पूरा होमवर्क करके एक्शन लिया था। सूत्रों के मुताबिक एक ड्रग पेडलर से पूछताछ में भारती सिंह और उनके पति का नाम सामने आया। इसके बाद एनसीबी ने जाल बिछाया और छापेमारी कर नशीला पदार्थ बरामद भी कर लिया। यानी ड्रग पेडलर की सूचना सही निकली। ये पूरा इलाका आप वेस्टर्न सबर्ब्स का जो देख रहे हैं, ओशीवाला, वर्सोवा, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म जगत से जुड़े लोग रहते हैं और यहाँ पर ही ड्रग्स की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। एनसीबी तभी रेड करती है जब उनको ये कंफर्म टिप ऑफ मिला हो कि जिस पेडलर को हमने हाल ही में अरेस्ट किया है उसने ड्रग्स सप्लाई किया है और ये लाइक्लीहुड ज्यादा है कि गांजा या जो भी ड्रग्स खरीदा हुआ है वो घर पे बरामद मिलेगा। और आज वही हुआ, गांजा बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने पूरे ड्रग नेटवर्क की कड़ी जोड़ी। पूछताछ में एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष के सामने तमाम सबूत रखे। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब शुरू होते ही एनसीबी के अफसरों ने पहले ही सवाल से उन्हें नर्वस कर दिया।
अफसरों ने पूछा, ये ड्रग्स कौन इस्तेमाल करता है? ये ड्रग्स किससे खरीदा गया? कहां खरीदा? कितने पैसे दिए गए? कब से आप लोग इस ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं? किन किन पेडलरों को आप जानते हैं? आपके घर में नशीला पदार्थ कैसे पहुंचा? एनसीबी ने पूछा, क्या आप दोनों गांजे का सेवन करते हैं? भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया एनसीबी के सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उलझते चले गए। सूत्रों के मुताबिक सबूतों के सामने उनकी दलील कमजोर पड़ती चली गई। पूछताछ के दौरान भारती और हर्ष ने ये कबूला कि वो गांजे का सेवन करते थे। उनसे ये भी पूछा गया कि वो कहां से ड्रग्स प्रोक्योर किया करते थे, गांजा किस पेडलर से लिया करते थे। सारी पूछताछ के बाद भारती को अरेस्ट कर लिया गया। भारती ने ये कबूला था कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी, गांजे का सेवन करती थी, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एनडीपीएस के सेक्शंस के तहत उन्हें कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आज रात उन्हें एनसीबी के ही दफ्तर में रखा जाएगा महिला कर्मचारियों के साथ। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति का पेडलरों के साथ संबंध स्थापित कर दिया, यानी ड्रग की बरामदगी के साथ साथ नशीला पदार्थ उन तक कैसे पहुंचा, इसके लिए कितने पैसे खर्च किए गए, पेडलरों को पैसे कैसे और किसने दिए, ये सब कनेक्शन सामने आ गया। एनसीबी के पास इसका पूरा बही खाता है। जो एनडीपीएस एक्ट है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है जिसमें प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो होना होता है। अगर प्रोसीजर में थोड़ा सा भी लैप्स हो जाए तो एक्यूज्ड का एक्विटल हो जाता है ट्रायल के टाइम पे। क्या सजा होती है एक्यूज्ड की, क्या वो डिपेंड करता है कौन सा ड्रग मिला है, छोटा ड्रग मिला है, बड़ा ड्रग मिला है। सजा रेंज करती है 10 साल से 20 साल तक और मिनिमम सजा जो है वो रेंज करती है 6 महीने तक। मुश्किल से हफ्ते भर पहले बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की थी। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला से 2 दिन पूछताछ की गई थी। रामपाल के दोस्त पॉल बाटल की भी गिरफ्तारी हुई थी और अब भारती सिंह और उनके लेखक पति ड्रग कनेक्शन में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। एनसीबी ने सारी कड़ियां जोड़ भी दी हैं, यानी कॉमेडी क्वीन अब मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। दिव्य सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। एनसीबी दफ्तर में ही आज पूरी रात बितानी पड़ेगी भारती सिंह को। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं उनके पति हर्ष से लगातार पूछताछ एनसीबी की जारी है। मेरे 2 सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंकज उपाध्याय मुंबई से मौजूद हैं और अरविंद ओझा राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एनसीबी दफ्तर का हम रुख करेंगे। पंकज, हर्ष से लगातार पूछताछ कई घंटों से चल रही है। अब तक किस किस सवालों का जवाब एनसीबी के अधिकारियों को मिला है? और कहा जा रहा है कि चूंकि गांजा लेने की बात स्वीकार की है हर्ष ने, लिहाजा भारती की तरह क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, दिन में 2:45 पर दोनों यहां पर मौजूद थे। शुरू में तो यही कह रहे थे कि उनको यहां पर सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। काफी कैजुअल सा उनका एटीट्यूड लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था घंटों की पूछताछ के बाद उनकी मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी। सबसे पहले तो ड्रग पेडलर ने खुद भारती सिंह का नाम ले लिया और कहा कि ड्रग सप्लाई चेन में वो शामिल हो सकती हैं। उसके बाद जो ड्रग सप्लायर ने जो खबर एनसीबी के अधिकारियों को दी वो सच निकली, क्योंकि जैसा कि बताया गया है रिपोर्ट में 86.5 ग्राम्स गांजा बरामद किया गया उनके प्रोडक्शन हाउस और घर से भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, हर्ष लिम्बाचिया और भारती सिंह दोनों ने यह कबूला है कि उन्होंने गांजे का सेवन किया है। यही कारण है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ज्यादा देर नहीं लगी भारती सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि हर्ष लिम्बाचिया की इस वक्त भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में पूछताछ हो रही है। पूछताछ इसीलिए हो रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आखिर सप्लाई चेन कैसी है, कहां तक है, कितनी फैली हुई है, कितनी गहरी है, क्या ये सिर्फ टीवी जगत से फैली हुई है, क्या बॉलीवुड में भी ये जा चुकी है, इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसीलिए ज्यादा जानकारी और इकट्ठा कर रही है हर्ष लिम्बाचिया से। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि भारती सिंह और हर्ष दोनों ने इस बात को स्वीकार लिया है कि उन्होंने गांजे का सेवन किया था। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि आखिर ये ड्रग्स आई कहां से, किसने सप्लाई करी, क्या इसकी आगे और सप्लाई होनी थी? महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि ड्रग पेडलर ने भारती सिंह का नाम ले लिया है और क्या क्या जान
जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस ड्रग पेडलर ने दी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए कल जब कोर्ट के सामने भारती सिंह को पेश किया जाएगा, एनसीबी अपनी दलील भी देने वाला है। वो कह सकता है कि उनकी जो इंटरोगेशन है वो बहुत अभी क्रिटिकल है, आगे चल के वो बाकी जो इसमें और कड़ियां हैं उनको आगाह कर सकती हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। दोबारा से पंकज मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आपको बता दें जिस भारतीय की गिरफ्तारी हुई है 2019 में ही फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई वाले स्टार्स की सूची में 82वें स्थान पर थी और उनकी सालाना कमाई औसत 11 करोड़ रुपए बताई जाती है। 10 सालों का लंबा चौड़ा उनका करियर और शानदार सफलता भी अपने करियर में भारती सिंह ने अर्जित की है, लेकिन उन्हें यह दिन भी देखना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि गांजा लेने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अरविंद का सीधे रुख करते हुए, अरविंद, लंबा चौड़ा करियर, सुपरस्टार के तौर पर हर एक घर में अपनी जगह बनाई भारती सिंह ने छोटे पर्दे के जरिए, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी अब यहां से आगे क्या, क्योंकि एक तरफ उनका अच्छा करियर और वहीं दूसरी तरफ अब गांजा के मामले में उनकी ये गिरफ्तारी, किस तरह का असर देख रहे हैं आप? अब आगे पूरा मामला कैसे बढ़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि भारती की गिरफ्तारी हो चुकी है और आपको बताऊं कि जो हमें अभी सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है, करीब करीब जो उनके हस्बैंड है हर्ष, उनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी के एक बड़े अधिकारी अब से कुछ देर बाद जहां पंकज मौजूद है वहां पर पहुंचेंगे और जो हर्ष की गिरफ्तारी है उसकी एक ऑफिशियल बाइट देंगे और जिस तरह से पूरा ऑपरेशन सुबह से चलाया है और जिस तरह से भारती की गिरफ्तारी हुई उस पर पूरी जानकारी देंगे। नंबर 1। नंबर 2, चित्रा, देखिए पिछले दिनों एनसीबी ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, उसका जिक्र यहां करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ बयानों के आधार पर जो 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत 67 जो नारकोटिक्स कंट्रोल जिसे ब्रह्मास्त्र मान रही थी, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं होगा। शायद इसी वजह से पिछले दिनों जितने भी आर्टिस्ट बुलाए गए थे, खासकर नामचीन कलाकार चाहे दीपिका हो, उन्होंने साफ साफ बोला था कि जी ड्रग्स की बातचीत नहीं थी, वो छोटी बड़ी सिगरेट की बात थी। वहां एक कमी थी, ड्रग्स की रिकवरी की थी। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में भारती के खुद के फ्लैट से गांजा रिकवर हुआ है और बड़ी बात यह है कि जब गांजा रिकवर हो गया तो सवाल के जवाब क्या देते, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दोनों ने कबूल किया कि हम वो दोनों गांजे का सेवन करते हैं और इसी कबूलनामे के बाद भारती सिंह पर शिकंजा कस गया और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। अरविंद, जैसा कि जानकारी दे रहे थे अरविंद ओझा और साथ ही पंकज उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले पूरी पिक्चर दरअसल आपको बताते हैं। इस मामले से जुड़ी हुई भारती सिंह एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्ट्रेस हैं। वो द कपिल शर्मा शो में नजर आती हैं। भारती ने 2017 में राइटर हर्ष लिम्बाचिया से शादी की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। इसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी शो में काम किया, जिनमें कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, कॉमेडी सर्कस का जादू, कहानी कॉमेडी सर्कस की और कॉमेडी नाइट्स बचाव जैसे शो शामिल हैं। 10 सालों का उनका लंबा चौड़ा करियर। पंजाब से जब से वो मुंबई पहुंची कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ती हुई चली गई। लेकिन गांजा लेने के आरोप में भारती की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और उनकी हो चुकी है गिरफ्तारी। वैसे आपको बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जांच एजेंसियां ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई हैं। एक एक कर कड़ियां बाहर आ रही हैं, नए नए किरदार इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड में इस जांच से खलबली है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से भले ही एक बार पूछताछ हुई हो, लेकिन जांच पूरे मामले की लगातार जारी है। इसका मतलब साफ है कि दीपिका हो या फिर कोई और बड़ी अभिनेत्री, सभी जांच के दायरे में है। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू में भले ही बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर पर्दा डालने की कोशिश हुई हो, लेकिन इसके बावजूद सच छिप नहीं पाया, झूठ तार तार हुआ। रिया के व्हाट्सएप चैट खुले तो बात दूर तलक गई। हाई प्रोफाइल लोग ऐसे फंसे कि कुछ दिन बाद ही सही पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया। 27 सितंबर को बॉलीवुड के इतिहास में पहला मौका था जब तीन बड़ी हीरोइनें एक साथ बिना किसी स्क्रिप्ट के रियल पुलिस वालों के सामने बैठी थी और असल जिंदगी की इस फिल्म में तीनों की कहानी का सब्जेक्ट ड्रग्स और नशा था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर सीधे एनसीबी के रडार पर आ गई, मानो सितारे जमीन पर थे और जमीन पर उनके पैर कांप भी रहे थे। कभी कभी दो लोगों के बीच हुई बातचीत क्या गुल खिला सकती है, ये दीपिका को तब समझ में आ गया होगा
3 साल पहले दिए ड्रग के ऑर्डर ने 3 साल बाद दीपिका को एनसीबी के दफ्तर पहुंचा दिया था। दीपिका पर इल्जाम है कि वो ड्रग्स लेती है और इस इल्जाम की गवाही उनके चैट्स दे रहे थे। हालांकि वो आरोपों से मुकर गई, पूरे चैट को कोड वर्ड में बातचीत बता दिया। दीपिका ने एनसीबी को दिए गए बयान में कहा कि चैट का वो हिस्सा जिसमें माल शब्द का जिक्र है वो दरअसल सिगरेट है। हैश और वीड जैसे शब्द अलग अलग ब्रांड की सिगरेट हैं। दीपिका ने हैश को पतली सिगरेट और वीड को मोटी सिगरेट बताया। दीपिका के अलावा सारा और श्रद्धा पर भी नशे के खेल में शामिल होने का इल्जाम था। श्रद्धा कपूर से एनसीबी सुशांत के पावना डैम पर हुई पार्टी का सच जानना चाहती थी। ये भी जानना चाहती थी कि पावना डैम पर उन्होंने सुशांत के साथ कितने चक्कर लगाए, क्या वहाँ ड्रग्स का खुलकर इस्तेमाल हुआ और कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। श्रद्धा ने मासूमियत से जवाब दिया कि मैं तो बस पार्टी में थी, ड्रग्स से मेरा कोई वास्ता नहीं। हाँ, CBD ऑयल मैंने जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सटर्नल यूज के लिए। श्रद्धा जानती थी कि एक्सटर्नल यूज जुर्म में नहीं आता। सारा अली खान ने भी ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। तीनों मशहूर एक्टर्स पूरा होमवर्क करके आई थी शायद, लेकिन एनसीबी अभी भी जांच कर रही है। हाल में ही बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की। ड्रग मामले में करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। कहने को अर्जुन ने साफ साफ कहा कि उनका ड्रग मामले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एनसीबी कई तारों को आपस में जोड़कर उन तक पहुंची थी। यानी एनसीबी की जांच लगातार चल रही है, ड्रग पेडलरों पर दबिश दी जा रही है और जो जहां ड्रग पेडलर शक के दायरे में आता है उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाती है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, पूछताछ के आधार पर आरोपी जो खुलासे करता है उसके बताए गए जगहों पर छापेमारी होती है और एक एक कर ड्रग की अंधेरी दुनिया को तबाह करने का खेल शुरू होता है। मतलब ये हुआ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि 6-6 घंटे की पूछताछ के बाद पिक्चर खत्म हो गई, वो समझ लें कि पिक्चर का अभी क्लाइमेक्स बाकी है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने ड्रग्स कनेक्शन में कैसे बड़े बड़ों पर अब तक एक्शन हो चला है और अब भारती की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त राजू श्रीवास्तव जी, मशहूर कॉमेडियन, जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कई बड़े प्लेटफॉर्म पर भारती के साथ एक दूसरे के साथ काम करते हुए लोगों को हंसाने का भी काम किया है। लेकिन राजू जी, ये दिन भी देखने पड़ेंगे, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, ड्रग्स लेने के आरोप में भारती सिंह की गिरफ्तारी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? मुझे बिल्कुल विश्वास भी नहीं हो रहा है और मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये क्या हो रहा है बॉलीवुड के साथ और क्यों करते हैं कलाकार इस तरह की हरकतें। मैं तो पहले आपके चैनल पे ये कहने के लिए आने वाला था कि हो सकता है किसी ने जांच को भटकाने के लिए भारती का और हर्ष का नाम ले लिया होगा, किसी ड्रग पेडलर्स ने अपना गुनाह कम करने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन आपके न्यूज चैनल से पता चल रहा है कि नहीं, उन्होंने तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया, उनके यहाँ बरामदी भी हुई है गांजे वगैरह की। क्या जरूरत है ये सब लेने की? क्या बगैर ड्रग्स के और बगैर नशे के क्या कॉमेडी नहीं हो पाती तुमसे? अरे मैंने भारती के साथ बहुत काम किया है, उसकी शादी में रहा हूँ, 3-3 दिन हम लोग पूरा नाच रहे थे, रात में कॉमेडी हो रही थी, मस्ती हो रही थी, मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। नहीं तो मैं देखता कि कैसे इतनी एनर्जी आ रही है और कैसे इतने ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कैसे इतना डांस कर रहे हैं। हम तो यही सोच रहे थे ना कि शादी के जोश में, शादी की खुशी में इनको रात डांस कर रहे हैं, एनर्जी आ रही है, लेकिन अब पता चल रहा है इस तरह की हरकत करती थी। मैं तो यहाँ बचाव के लिए आया था कि मैं भारती सिंह का बचाव करूंगा, हमारी एक कॉमेडियन है, हम कितना उसका नाम लेते हैं, कितनी उसकी प्रशंसा करते हैं कि महिलाओं में कॉमेडियन जल्दी नहीं होती, महिला कॉमेडियन इंडिया में होती ही नहीं है। एक टुनटुन हुई थी 30-35 साल पहले, उसके बाद सीधा भारती हुई है। कितनी लड़कियां, कितने बच्चे इनको अपना आइडियल मानते हैं और भारती सिंह बनना चाहते हैं, भारती सिंह को फॉलो करके वो फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लेकिन इनको ये सब लेने की क्या जरूरत है? क्या ये नशा काम है क्या, जो लोग जनता हमें तालियों के जरिए? राजू जी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं कि दरअसल इस तरह के कॉमेडियन की कॉमेडी तभी खुलकर बाहर आ पाती है जब वो नशा लेते हैं। इस बारे में कितनी सच्चाई है? आपने तो बहुत लंबा वक्त दिया है इस इंडस्ट्री को, कितनी सच्चाई है इसमें? पिछले 38 साल से हंसा रहा हूं, मुझे तो बहुत प्यार मिला। मेरे साथ तमाम ऐसे साथी कलाकार हैं जो नशे से पूरा दूर है, नशे से कोई लेना देना नहीं है, ड्रग्स की चीजें
तरह के नाम, नए नए नाम, हम पैडलर्स के नाम सुन रहे हैं, कुछ और नाम सुन रहे हैं। ये सारे नाम और इस तरह की जांच, एनसीबी, ये सब जिंदगी में हमारे तो अभी आई है। बड़े बड़े सुपरस्टार हुए फिल्मी दुनिया में, बड़े बड़े हमारे पिताजी, हमारे फादर, हमारे चाचा, वो लोग देवानंद और उनके दीवाने थे, दिलीप कुमार के, राज कपूर का जमाना था। इतनी बड़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ये बदनाम हो रही है ड्रग्स की वजह से। हम यही कहने के लिए आए थे कि सारे लोग ऐसे नहीं है, सब लोग नशा नहीं करते, ये ड्रग्स के बारे में सब लोग इसमें लिप्त नहीं है। लेकिन रोज बॉलीवुड के लोगों का नाम आ रहा है, टेलीविजन वालों का, कलाकारों का नाम आ रहा है। तो उसके पीछे वो लोग जिम्मेदार भी तो हैं। अगर घर के अंदर से गांजा बरामद नहीं होता, पूछताछ में कबूल नहीं किया होता, तो फिर ये दिन क्यों देखने पड़ते? इसके लिए जिम्मेदार भी तो वही लोग हैं। बिल्कुल, अब तो यही लग रहा है कि यही लोग जिम्मेदार है। मैं अब इनका बिल्कुल बचाव नहीं करूंगा। मैं बहुत दुखी हूं, मैं अंदर से बहुत शॉक्ड हूं कि हमारे साथी कलाकार इस तरह की हरकत कर रहे थे और हमें पता भी नहीं। हम तो सोच रहे थे कि वो ऐसे ही हमें हंसा रहे हैं, ऐसे ही हमें डांस कर रहे हैं, पार्टी में हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। हम कहते थे देखो कितनी एनर्जी है, कितना अच्छा, कितनी लाइवली बातें हो रही हैं। हमें क्या पता था कि इस तरह की हरकत भी करते हैं लोग, गंदगी फैला रहे हैं। अरे तुम्हें कितने करोड़ों लोग, लाखों लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग घरों में तस्वीर रखते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, अपनी टेबल पे फोटो लगाते हैं। अरे उनकी कदर करो। भगवान ने तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है कि लोग तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, तुम्हें घर पे इनवाइट करते हैं लंच के लिए, एयरपोर्ट पे तुम्हें घेर लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे पब्लिक पागल हो जाती है तुम्हें छूने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, हक करने के लिए। ये नशा कम है? निजी जिंदगी में बहुत अनुशासन रखनी पड़ती है रोल मॉडल बनने के लिए, और ये तमाम लोग रोल मॉडल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के दिन देखकर जरा सोचिए उनके जो फैंस होंगे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। राजू जी, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं, एक साथ काम भी किया है, अच्छा खासा वक्त भी एक दूसरे के साथ गुजारा होगा काम करने के दौरान। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कभी आपको लगा कि भारती ड्रग्स लेकर फिर काम के सेट पर आती है? नहीं, मेरा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। उस तरह का कोई डाउट भी नहीं होता था कि ऐसा भी कर सकती है या कोई कर सकता है, और फीमेल लड़कियां नशा करेंगी, ये करेंगी, कहाँ ध्यान जाता है किसी का। हम लोग ऐसी जनरेशन है क्या, हम लोग ऐसे परिवार से हैं क्या जहां हम ये सोचते रहे कि यार इतना कैसे एनर्जी दे रही है, इतना जोश में कैसे डांस कर रही है, पूरी रात कैसे हंसा रही है, जरूर इसके पीछे कोई ताकत होगी, कोई नशा लेती होगी। उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता था। मैं तो इसके जन्मदिन की पार्टी में गया हूँ, शादी में 3 दिन साथ में रहा हूँ गोवा में, और वहां मैं ये कृष्णा अभिषेक और ये सुनील ग्रोवर और ये जितने आर्टिस्ट, साथी कलाकार हमारे सारे, सब खूब मस्ती हो रही थी, धमाल हो रहा था। इस तरफ ध्यान भी नहीं गया हमारा। राजू जी, वैसे तो ये मौका नहीं है चूंकि मामला बेहद गंभीर है, लेकिन फिर भी जब भी आप लोग पर्दे पर आते हैं अपने ही अंदाज में, आपने भी बहुत सारे जो नशा करते हैं लोग उनका मजाक बनाया है कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाने के लिए। तो अब चलते चलते मैं चाहूंगी कि आपके अंदाज में जरा कुछ 2 लाइन हो जाए। जी, यही है कि एक आदमी अभी तो हर तरफ से डॉक्टर भी समझा रहे हैं, पुलिस भी समझा रही है कि अभी तक कोरोना गया नहीं है, तो आप लोग अपने आप को अभी जरूरत ना हो तो ना निकले घर से बाहर, या निकले तो मास्क वगैरह पहन के निकले। एक निकल पड़ा यही नशा लेके निकल पड़ा और कह रहा है अरे वाह, अरे यहीं से देखो, अरे यहीं से गेट ऑफ इंडिया दिख रहा है, अरे यहीं से कुतुब मीनार दिख रहा है, अरे यहीं से ताजमहल दिख रहा है। हमने कहा ये मास्क लगा, चल अंदर जाने, यहीं से तुमको यमराज भी दिखेगा। बहुत शुक्रिया राजू जी। इस तरह के डायलॉग्स के जरिए यकीनन जागरूकता भी आएगी और लोग इस बात को समझेंगे कि दरअसल इन लाइनों के पीछे कितनी गंभीरता छिपी हुई है, और अगर आप रोल मॉडल हैं तो इस तरह का व्यवहार करना भी सीखे। बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव आज तक से जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल खबरदार में हमने आपको नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पाकिस्तानी कनेक्शन से जुड़ा खुलासा दिखाया था।
आज इससे जुड़े सबूत भी सामने आ गए हैं, जो कश्मीर को दहलाने के लिए आए आतंकवादियों से पाकिस्तान की रिश्तेदारी में कोई शक इसे देखने के बाद बाकी नहीं रह जाएगा। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पास से सिर्फ हथियार और तबाही का सामान ही नहीं मिला है, बल्कि ऐसी चीजें भी मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि कश्मीर में पुलवामा हमले जैसी साजिश की पूरी तरह से तैयारी थी और मेड इन पाकिस्तान। इन चीजों में आतंकवादियों के पास से मिले मोबाइल फोन हैं, रेडियो सेट हैं, जीपीएस डिवाइस है और मोबाइल फोन में अपने आकाओं से बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादियों के पास से मिले सामान पर पाकिस्तान की ब्रांडिंग है। अब हम पाकिस्तान को इन सबूतों की सप्लाई करेंगे। ये वो सबूत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आतंक चरित्र का एक बार फिर से पर्दाफाश कर दिया है। डिजिटल मोबाइल रेडियो मेड इन पाकिस्तान, मोबाइल स्मार्टफोन मेड इन पाकिस्तान, आतंकवादियों के जूते मेड इन पाकिस्तान, आतंकवादियों के पास से मिली दवाइयां मेड इन पाकिस्तान। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पास से मिला यह सामान ही नहीं, बल्कि कश्मीर को दहलाने की साजिश भी मेड इन पाकिस्तान थी। पाकिस्तान तो झूठ बोलेगा ही, लेकिन ये सबूत सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। ये सारे सबूत कह रहे हैं कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भेजा था। जरा गौर करिए, आतंकवादियों ने जो जूते पहने हुए थे वो एक्सवे के हैं, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। आतंकवादी जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे थे वो क्यू मोबाइल का है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। आतंकवादी जिस वायरलेस हैंडसेट से अपने आकाओं के संपर्क में थे वो माइक्रो का है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। आतंकवादी जो दवाइयां लेकर आए थे उन पर उर्दू में साफ साफ लिखा है वो पाकिस्तानी ब्रांड है। इन सबूतों ने पाकिस्तान की आतंकिस्तान वाली ब्रांडिंग को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद का हाथ पाकिस्तान कितना ही नकारता रहे, लेकिन सबूत सबके सामने है। डिजिटल मोबाइल रेडियो यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की कंपनी पाकिस्तान में बेस्ड है। उसके अलावा हम डिजिटल एविडेंस की तो बात कर ही रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी आतंकी अपने हैंडलर्स को बातचीत कर रहे थे, वो सब अब रिकॉर्डिंग एविडेंस में है। और उसके साथ साथ मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन यानी दवाइयों से लेके जूते तक पाकिस्तान के इम्प्रिंट हैं। सबूत ही सबूत। एक बार देख तो ले पाकिस्तान और बताए और कितने सबूत चाहिए। ये दवाइयां, ये जीपीएस सेट, ये वायरलेस सेट, ये सबूत कह रहे हैं कि आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का फुल सपोर्ट था। पाकिस्तान को अगर और सबूत चाहिए तो सबूतों की कोई कमी नहीं है। ये डिजिटल मोबाइल रेडियो पाकिस्तान की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का है। इसी रेडियो पर नगरोटा के आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से दिशा निर्देश ले रहे थे। ये मैसेज ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। आतंकवादियों से पाकिस्तान में बैठे उनके आका पल पल की अपडेट ले रहे थे और आतंकवादी भी जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर में शांति चाहता है, कश्मीर में गड़बड़ी चाहता है। और पाकिस्तान के कुछ पिट्ठू जो कि जम्मू कश्मीर या भारत में बैठे हैं वो भी नहीं चाहते हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान ये हिकमत की है कि वो दोबारा कश्मीर के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। और ये जो चारों मिलिटेंट्स जो एलिमिनेट हुए हैं उनके पास क्या सबूत पाए गए, सारे के सारे लिंक्स पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान जब तक ये समझेगा नहीं तब तक हम उसको हमेशा पड़ोसी के तौर पर देखते आए। आज तक प्रधानमंत्री ने कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ये सोच समझ करके कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा। पर अब साफ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान है, और उन्होंने उससे पहले भी कहा कि हम घर में घुस करके मारेंगे।
नगरोटा एनकाउंटर में आतंकवादी तो ढेर होकर जहन्नुम पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ सबूतों का ढेर छोड़ गए। इन सारी चीजों पर पाकिस्तानी साजिश की आईएसआई मार्क मोहर लगी है। अब पाकिस्तान माने या न माने, ये सबूत गवाही दे रहे हैं कि कश्मीर में 26/11 दोहराने की साजिश का ब्लूप्रिंट जैश-ए मोहम्मद ने तैयार किया था, जिस पर मोहर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लगाई थी और आतंकवादियों की घुसपैठ की ठेकेदारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने ली थी। ये इतने पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान नजरें भले ही कितनी भी चुरा ले, लेकिन वो मान जरूर चुका होगा कि नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों से उसकी पक्की रिश्तेदारी का पर्दाफाश हो चुका है। देखिए जी, पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने कह दिया है कि हर वो बंदा अगर कोई पाकिस्तान से कश्मीर में जिहाद करने जाएगा तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बात क्लियर। अब इंडिया पे आता है कि इंडिया क्या कश्मीरियों को इसी तरह मारेगा और कहेगा ये पाकिस्तानी है? इंडिया कश्मीरियों को इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेगा और कहेगा ये पाकिस्तानी है? नहीं, कश्मीरियों को मारेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तानी हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं आप लोग, और कश्मीरियों को बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए, जनाब आप सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये काम कर रहे हैं। बीजेपी इलेक्शन जीतना चाहती है कश्मीर के अंदर, आप सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए कश्मीरियों को मार रहे हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है। जाहिर है पाकिस्तान तो कभी मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान माने या न माने, ये सबूत दुनिया ने देख लिए हैं। ये सबूत साबित करते हैं कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को भारतीय सेना ने सिर्फ 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों का ही एनकाउंटर नहीं किया था, बल्कि कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान प्रायोजित साजिश का भी एनकाउंटर किया था। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अभी जो सबूत आपने देखे, उन्हें देखने के बाद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी पाकिस्तानी थे। वो चारों पाकिस्तान से ही आए थे। उन्हें कश्मीर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई थी और वो लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मारे गए आतंकवादियों के आका आखिर कौन थे? कश्मीर को दहलाने की साजिश किसने, क्यों और किसके कहने पर रची थी? अब इन सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान में बैठकर रची गई इस आतंकी साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी भी पता चल चुकी है। ये सबूत है नगरोटा के आतंकवादियों से पाकिस्तान के कनेक्शन का, और ये मैसेज सबूत है इस बात का कि आतंकवादियों को निर्देश मिल रहे थे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से। लेकिन कौन है इन आतंकवादियों का आका? आखिर वो कौन था जो आतंकवादियों से पल पल की अपडेट ले रहा था? नगरोटा में मारे गए 4 आत्मघाती आतंकी बड़े आतंकी हमले के जरिए कश्मीर को दहलाना चाहते थे, ये सब जानते हैं। 26/11 आतंकी हमले के 12 साल पूरा होने के मौके पर आईएसआई के निर्देश पर ये आतंकी भारत में बड़ा आतंकी हमला करना चाहते थे, ये भी सब जानते हैं। हम आपको बताएंगे इस साजिश के पीछे की असल इनसाइड स्टोरी। अब आतंकवादियों के आकाओं के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसके साथ आतंकी लगातार संपर्क में थे, और वो आका कोई और नहीं बल्कि खुद जैश-ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर असगर रऊफ था। वो असगर रऊफ जो जैश का सरगना और पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर का छोटा भाई है। आज तक को उच्च सरकारी सूत्रों से पता चला है कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान में रऊफ, असगर और कारी जार से लगातार बात कर रहे थे। चारों आतंकवादी कश्मीर घाटी में जैश के कमांडर असगर खान कश्मीरी से भी लगातार संपर्क में थे। आतंकवादियों के पास से मिले जीपीएस डिवाइस से यह भी पता चला है कि रऊफ असगर उसी शकरगढ़ बॉर्डर पर मौजूद था जो पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर है और जहां से पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करवाई थी। यानी आतंकवादियों के फोन में जो मैसेज मिले हैं वो मैसेज जैश का कमांडर और मसूद अजहर का छोटा भाई असगर रऊफ भेज रहा था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नगरोटा इनकाउंटर के बाद इन आतंकियों से जो मोबाइल और सैटेलाइट फोन मिले हैं उसमें जिस तरह की जानकारी मौजूद है उससे साफ साबित होता है कि जो मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ असगर था वो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में था। सकरगढ़ कैंप से निकलने से लेकर नगरोटा इनकाउंटर तक लगातार वो उन्हें निर्देश दे रहा था, उनसे जानकारी ले रहा था। जैश के कमांडर असगर रऊफ ने ही कश्मीर को दहलाने की पूरी प्लानिंग की थी।
और ये सब उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया था। आज तक के पास पुख्ता जानकारी है कि ISI ने ही कश्मीर में पुलवामा से भी बड़ा आतंकी हमला करने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद को दी थी। कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी योजना ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के छोटे भाई असगर रऊफ ने बनाई थी। वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद जैश की शकरगढ़ यूनिट को दी गई थी। शकरगढ़ बॉर्डर पर मौजूद जैश के टेरर कैंप से ही 4 आतंकवादियों का चुनाव किया गया था। इतना ही नहीं, मारे गए 4 आतंकवादियों को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग भी दी गई थी। शकरगढ़ में ही पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है, यानी जैश को हमले की जिम्मेदारी ISI ने दी थी और जैश के आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना ने उठाई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही मौलाना मसूद अजहर का पूरा कुनबा बल्दे की आग में जल रहा था और इसीलिए 6 महीने के दौरान बहावलपुर हेडक्वार्टर में बैठकर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी की गई। उसके लिए पूरी तैयारी की गई, ISI ने उसमें मदद की और इसके साथ ही जैश-ए-मोहम्मद के शकरगढ़ कैंप में 4 फिदाइन आतंकियों को तैयार किया गया। सबसे खास बात, इस हमले के लिए आधुनिक हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया। अगर ये आतंकी हमला सफल होता तो एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। अब सुरक्षा एजेंसियों को नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों का पूरा रूट मैप भी पता चल चुका है। आतंकवादियों ने शकरगढ़ से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की थी। सूत्रों के मुताबिक जैश अक्सर आतंकी घुसपैठ के लिए अमावस्या की रात का इंतजार करता है। नगरोटा में मारे गए आतंकवादी भी अमावस्या की रात ही भारत में घुसे थे। आतंकवादियों ने रात में 3 से 4 बजे के आसपास भारत में एंट्री ली थी। इसी के बाद सुबह 4:45 बजे सुरक्षा बलों ने बन टोल प्लाजा के पास इस ट्रक को रोका और 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के रोकने पर आतंकवादियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किया। अमावस्या की रात के करीब, यानी उनको पूरी तरह से अंधकार चाहिए था ताकि वो अंदर घुस पाए, लेकिन सतर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें धर पकड़ लिया और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। सरेंडर की कोशिश भी की गई लेकिन वो मना कर दी गई, जिसके बाद इनकाउंटर में ये सारे मारे गए। अब पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी चीखता रहे, जितनी मर्जी दुहाई देता रहे, लेकिन सच तो यही है। अब चाहे पाकिस्तान माने या ना माने। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अब पाकिस्तान भले ही माने या ना माने, लेकिन दुनिया जान चुकी है कि कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने ही रची थी, जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना का फुल सपोर्ट था। आज भारत ने पाकिस्तान का इस सच से सामना करवा दिया। शुक्रवार को PM मोदी की सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद आज भारत ने पाकिस्तान के दूतावास प्रभारी को तलब करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी को सामने बिठाकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को तुरंत बंद करे, वरना राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को देखते हुए भारत कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी को एक प्रोटेस्ट नोट यानी कि विरोध पत्र भी सौंपा है, जिसमें पाकिस्तान को आईना दिखाने के मकसद से कहा गया है कि अतीत में भी जैश भारत के खिलाफ हमलों को अंजाम देता रहा है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भी जैश का हाथ था। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के पास से बड़े पैमाने पर बरामद हथियार और बारूद इस बात की तस्दीक करते हैं कि आतंकी जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा को भंग करना चाहते थे। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। पाकिस्तान को जान लेना चाहिए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए दृढ़ और संकल्पबद्ध है। इसके पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर उसे चेतावनी दी थी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सरहदों की सुरक्षा से सरकार कभी भी कोई समझौता नहीं करेगी। मैं आज उन सभी सुरक्षा बलों के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित किया है और मुझे भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी,
देश विकास के रास्ते पर आगे भी बढ़ेगा और दुनिया भर में भारत का नाम और सम्मान दोनों आसमान के छूते हुए नजर आएंगे। और अब एक बड़ी खबर, नगरोटा हमले में दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, जिसने अब नया पैंतरा दिखाया है। पाकिस्तान ने भारत के राजनीतिकों को समन जारी कर नाराजगी जाहिर की है, यानी इसे पाकिस्तान की चोरी के बाद सीनाजोरी ही कहा जाएगा। पाकिस्तान ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को किया है समन। गौरव अहलुवालिया हैं भारतीय उच्चायोग के इंचार्ज, जिन्हें समन किया गया। भारत के समन के बाद पाकिस्तान की ये बदले की कार्रवाई है। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। पाकिस्तान की ये पुरानी चाल है और इसी वजह से एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, हिंदुस्तान भेजता है, और वहीं दूसरी तरफ जब चारों तरफ से वो घिरता है तो उस तरह की हरकतों को अंजाम देता है। खबरदार में अब आपको दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दे दें। 24 घंटे में दिल्ली में 5,879 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 111 लोगों की मौत की खबर है। यकीनन ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनकर ही घर से निकले। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2,000 रुपए का जुर्माना भी उनको भरना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बढ़ते हुए आंकड़े दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।